तो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात कर लेंगे आदिकाल की छठी वीडियो है और लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। इसके पहले हम क्या पढ़े थे ये पहले देख लेते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे सारंगधर भट्ट केदार और कल्लोल कवि के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, वो इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना दोस्तों, लाइव क्लास थी हमारी। ठीक है, तो ये इसके पश्चात में चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जगनिक कवि के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। तो इनके बारे में पहले ही पढ़ लिए थे। दलपत विजय और नरपत नाल के बारे में पढ़ लिए थे। और ये मैंने पढ़ लिया था, यहाँ से आता है कि अमीर खुसरो यानी प्रमुख रासो साहित्य से पहले पढ़ चुके थे, है ना। तो रासो साहित्य के जो प्रमुख साहित्य थे और उनके जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में वो आदिकाल की 5वीं वीडियो थी। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाकर देखिए। ठीक है, कैसे देखेंगे, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में 5वीं वीडियो आपको लाइव क्लास वाली वीडियो में मिलेगी, आप उसको देख लीजिए। उसके पश्चात में आज हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, तो अमीर खुसरो आज हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना है कब, लास्ट में। जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तब आपको क्या करना है, लाइक कर देना, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तब। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी लाइक्स हैं, आपका जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब है, वही हमको आगे बढ़ाता है और हमको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए प्रारंभ करते हैं आदिकाल का लास्ट वीडियो। इसके पश्चात में वन लाइनर पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू टाइप पढ़ेंगे। तो अमीर खुसरो सबसे पहले देखिए। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1254 ईस्वी में। कब हुआ था? 1254 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो एटा के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। एटा के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। इनका जो लालन पालन था इनके पिताजी ने किया, जिनका नाम था सैफुद्दीन। क्या नाम था? सैफुद्दीन, इनके पिताजी ने। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, औलिया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, है ना, कि चिश्ती संप्रदाय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और जो निजामुद्दीन औलिया थे ये इनके गुरुजी थे। अमीर खुसरो को कुछ विद्वान हिंदुस्तान की तूती कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान की तूती किसे बोला जाता है? अमीर खुसरो को, है ना। अमीर खुसरो फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ में और क्या थे? अभी तक हम लोग जानते हैं कि ये कवि थे फारसी भाषा के, खड़ी बोली के ना, लेकिन ये एक संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे। ठीक है, इतिहासकार थे, एक भाषाविद थे, है ना, सूफी औलिया कवि थे। तो ये इतनी गुणवत्ता थी, इतने गुण थे किसमें? अमीर खुसरो जी में। कहा जाता है कि जो अमीर खुसरो जी है ना, वो दिल्ली के सिंहासन में 11 राजाओं का शासनकाल देख चुके थे। कितने राजाओं का? 11 जो राजा थे उनका अवरोहण देख चुके थे, है ना। अमीर खुसरो संवत बात की जाए तो 1340 ईस्वी के आसपास गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन, है ना, के शासनकाल में और उसके बाद में मुबारक शाह, है ना, के शासनकाल तक कई पठान बादशाहों का जमाना इन्होंने देखा। ठीक है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस था इनके पास में। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को एक महान कवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कवियों का राजकुमार किसे बोला गया है, तो बोला गया अमीर खुसरो को। किसने बोला है? वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बोला है। किसने बोला? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। क्या कहा है? कवियों का राजकुमार, है ना। अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रचना है खालिक बारिक, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। ठीक है, ये इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ऐसे है ना, कुछ चीजें लिखी गई, कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उनको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए क्या है कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस,
और चले सुखरो, चले खुसरो घर अपने रैन भई चहु देश, है ना। तो ये इन्होंने लिखा। अब इसमें इन्होंने बताया कि गोरी सोवे सेज पर, गोरी, इन्होंने गोरी जो है यहाँ पर आत्मा को माना है। गोरी किसे माना? आत्मा को इन्होंने माना, यानी बहुत ही मार्मिक चीजों को इन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि जो गोरी है वो आत्मा है, वो सेज पर सो रही है, यानी परमात्मा से मिलने का एक जो रास्ता बताया गया वो सेज बताया गया है। तो गोरी सेज पर सो रही है परमात्मा से मिलने के लिए, यानी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए। मुख पर डारे केस, मुख पर डालने केस का मतलब है कि वो जो बाहरी मोह माया है, बाहरी जो आवरण है, जो भौतिक चीजें हैं, उनसे वो अनभिज्ञ हो गई है, उनमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने मुख पर उसने केस डाल दिया, जिससे कि जो मोह माया है सब उसको ना दिखाई पड़े। केवल परमात्मा, उसे आत्मा को केवल परमात्मा के दर्शन करने हैं, है ना। चले खुसरो घर अपने रैन भई चौदेश, है ना। बताया गया कि अब जो ये देश है, ये जो संसार है, वह उसके लिए अंधकारमय हो गया है। अब उससे तो केवल एक ही उसमें चाह है कि वह परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से मिलन होगा उसका। तो इतना अच्छा भाव इन्होंने प्रस्तुत किया है कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पिय के संग, तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग। इसमें बताया खुसरो रैन सुहाग की, है ना। खुसरो जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने जा रहा है, सुहाग की घड़ी आने जा रही है ना। जागी पिए के संग, और जो आत्मा है उसकी बस एक ही लालसा, एक ही चाहे कि वह परमात्मा के साथ में मिल जाए। तन मेरो मन पीव को, जो कह रहे, आत्मा कह रही कि मेरा जो तन है ना, आत्मा का कहना है कि जो तन, मेरा जो तन है वो रैन सुहाग की जागी पी के संग, केवल एक ही इच्छा है कि वह परमात्मा से जाकर के मिल जाए, है ना। तो ये इतने अच्छे इन्होंने जो पंक्तियां, काव्य पंक्तियां लिखी हैं। यहाँ पर जब मोइनुद्दीन चिश्ती इनके जो गुरु थे ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु तो थे, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया जी थे, है ना। ये चिश्ती संप्रदाय में इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर जो खुसरो ने लिखा कि सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, और विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए, है ना। बताएगा सजना, सजन सखारे जाएंगे, यानी सजन, जो सजन है वो उनका मतलब जो आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा बताया गया कि जो आत्मा है, या जो इनके बारे में कहा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो सेज है वो सज गई है, वो जाने वाली है कि सजन सकारे जाएंगे, वो अब चले जाएंगे। नैन मरेंगे, यानी जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो क्या रो रो करके वो अपना बुरा हाल कर लेंगे। विधना ऐसी रैन कर, वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप ऐसी रैन, इतना अंधेरा कर दो कि ये कभी भी उजाला ना हो, यानी जो है हमारा जो मन इतना अंधकारमय हो गया कि अब शायद दोबारा उजाला ना हो, हमारे मन के अंदर दोबारा खुशी का उजाला ना हो। ठीक है, तो ये चीज बताई है। पहेलियों में इन्होंने बताया कि एक थाल मोती से भरा और सबके सिर पर औंधा धरा, कि चारों ओर वह थाली फिरे और मोती उसे एक न गिरे, है ना। तो ये क्या है? तो ये है दोस्तों आकाश। ऐसी इन्होंने पहेलियां बताई हैं, ऐसी इन्होंने पहेलियां इतनी अच्छी बताई कि अर्थ तो सबका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, सूझेगा क्या है? दर्पण है ना। एक नार के ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, और जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, है ना। दिया और बाती, कितना अच्छा इन्होंने वर्णन किया है। तो ये है अमीर खुसरो जी, इनकी पहेलियां लाजवाब है ना। तो ये ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा, एक नार पिया को भानी, तन बाको सरगा ज्यों पानी, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी जो काव्य लिखे हैं, बहुत ही अच्छी इन्होंने रचनाएं लिखी, इनकी पंक्तियां बहुत ही अच्छी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले हम आलाखंड के बारे में जो पढ़े थे उसमें लिखे थे उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से परमाल रासों में बताया गया है। विद्यापति, अब हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में, जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है ना। विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। केवल आप एक ही नाम अभी तक जानते हैं कि मैथिल कोकिल, है ना, लेकिन और अन्य कई नाम हैं, उनको हम इसमें अभी बात करेंगे। विद्यापति का जो जन्म हुआ था वो 1350 ईस्वी को दरभंगा बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दरभंगा बिहार में, ठीक है।
इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर, है ना, तथा इनके गुरु का नाम जो था वो हरि मिश्रा नाम था, पंडित हरि मिश्रा। क्या नाम था? पंडित हरि मिश्रा, है ना। और ये राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह, कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते थे, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1460 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें इनके जन्म से रिलेटेड यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया। देखिए 1350 से लेकर के 1650 तक इनका जन्म और मृत्यु है। जन्म स्थान वीपसी दरभंगा बिहार में है ना। पिताजी का नाम क्या था? गणपत ठाकुर, है ना, पंडित हरिप्रसाद मिश्र। और ये आश्रयदाता किसके आश्रय में रहते थे? तो शिव सिंह, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में रहते थे। ठीक है, विद्यापति शैव धर्म के कवि थे, है ना। तो शैव धर्म के कवि कौन थे? विद्यापति जी थे, है ना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना कि जाति कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। किसको कहा है? विद्यापति को कहा है। ठीक है, हरिप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? पंचदेव उपासक। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में इनको बताया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्या आता है? तो सबसे ज्यादा जो आता है वो यहाँ पर आता है। देखिए जितनी भी चीजें आपके एग्जाम में, मैं फालतू कुछ भी नहीं लिखता हूं, जो आपके एग्जाम में आने वाला है या आया है उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर मैं समावेश किया हूँ। ठीक है, तो जितनी भी चीजें, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। चाहो तो इसका आप जो है अगर आप नोट्स बना लो तो सबसे बेटर है। ठीक है, एक वीडियो में लेकर आऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, अगर सिलेक्शन लेना है आपको, है ना, तो कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन बनाना है, किस प्रकार से हमें किताबें पढ़नी है ना, इन चीजों को बताएंगे जिससे कि आपका भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो बहुत सी चीजें अभी बातें करनी है, आपसे बात करना है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समय आपका बहुत कम है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, जहां पर आपको मिल जाएगा आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये पंक्ति जैसे आपको मिलेगी, ठीक है, आपका आंसर वहां पर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये बहुत आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति को इन पदों को भी, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, याद रहेगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए तो सब्सक्राइब, है ना, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सी चीजें हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, है ना। अगर समय आया तो आपको फ्री ये जो पीडीएफ है ना आपके घर तक भी पहुंचेंगी। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए सपोर्ट आपका। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों सब्सक्राइब करवाइए, और बहुत सी चीज़ें आप लोगों को हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ हाथ बंधे हुए हमारे, तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। और चलिए देखते हैं विद्यापति को जयदेव और कवि शेखर। ठीक है, विद्यापति को जयदेव और कवि शेखर, कवि कंठहार, नक। अब ये देखो क्या क्या बोला गया है ना, यानी विद्यापति को केवल मैथिल कोकिल ही नहीं बोला गया, मैथिल कोकिल केवल नहीं बोला गया, क्या क्या बोला गया है? विद्यापति को जयदेव बोला गया है, जयदेव बोला गया है। क्या बोला गया है? तो विद्यापति को जयदेव बोला गया है, जयदेव बोला गया है, कवि शेखर बोला गया, कवि कंठहार बोला गया है ना, नौ कवि शेखर बोला गया, लेखन कवि बोला गया है ना, दशावधान बोला गया है, पंचानन बोला गया है, मैथिल कोकिल बोला गया है, राज पंडित बोला गया है, कवि रंजन बोला गया है। इतनी उपाधियां इनको प्रदान की गई हैं, है ना। केवल मैथिल कोकिल नहीं बोला गया, केवल मैथिल कोकिल नहीं बोला गया, क्या बोला? मैथिल कोकिल, राज पंडित, कवि रंजन, है ना, कवि शेखर, जयदेव, कंठार, नौ कवि शेखर, लेखन कवि, दशावधान, ये सब नाम दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? विद्यापति को। ठीक है, समझ में आ रहा? विद्यापति में, हिंदी में विद्यापति को
कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विद्यापति को माना जाता है। ठीक है। तिरहुत के जो राजा थे जिनका नाम था शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? अभिनव जयदेव की उपाधि दी। किसने दी? तो तिरहुत के राजा थे, राजा शिव सिंह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विद्यापति के पदों को पढ़कर भाव विभोर हो गए थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पदावली की तुलना नागिन की लहर से कर दी, है ना, नागिन की लहर से कर दी पदावली की तुलना, है ना। तो ये किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट और रह गए हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। विद्यापति द्वारा मैथिली हिंदी में रचित पदावली में राधा और कृष्ण की भौतिक एवं संगारिक प्रेम का वर्णन किया गया है और इसमें नकसिक वर्णन है। किस चीज का वर्णन? नकसिक। अब नकसिक वर्णन क्या होता है? तो नकसिक वर्णन बताया गया है कि पैर से लेकर के यानी नाखून से लेकर के सिर तक, है ना, जो नायिका का वर्णन, सिंगारिक वर्णन जो किया जाता है वो नकसिक वर्णन है। कीर्तिलता को 4 पल्लों में विभक्त किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि कीर्तिलता में कितने पल्लव हैं? कितने पल्लव हैं? 4, याद रखना। ठीक है। विद्यापति ने इसको, कीर्तिलता को पुरुष कहानी कहा है। क्या कहा है? पुरुष कहानी। ठीक है, पुरुष कहानी कहकर संबोधित किया है विद्यापति ने कीर्तिलता को। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को देसिल बयाना यानी देसी भाषा कहा है। देसिल बयाना मीन्स होता है देसी भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, उसको देसिल बयाना बोला गया। ठीक है, बहुत ही प्यारी होती है, जो अपनी देश की भाषा होती है ना, जहां पर आप रहते हो क्षेत्रीय जो भाषा होती है, अपने घर की जो लैंग्वेज होती है, बहुत ही प्यारी होती है, उसी को देसिल बयाना इन्होंने कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में विद्यापति ने गद्य का भी प्रयोग किया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है ना, कि इसमें गद्य का प्रयोग किया गया है। तो कीर्तिलता में गद्य का भी प्रयोग किया गया है। कीर्ति पताका राजा शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। कीर्ति पताका में क्या दिया है? तो राजा जो शिव सिंह हैं, इनके युद्धों का वर्णन कीर्ति पताका में दिया गया है। कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। तो ये चीजें भी समझ में आ गई, है ना? समझ में आई चीजें? और आगे देखिए, विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं? कौन प्रमुख पंक्तियां हैं? देखिए, सरस बसंत समय भल पावल और दक्षिण पवन बह धीरे माधव हम परिणाम निराशा, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आती है। देसिल बयाना सब जन मिठा ता तैसन जंपो औ हट्टा। ये बहुत बार आया हुआ है, आपको ये चीज याद रखना। ठीक है, जहां पर मिठा वर्ड है यानी देसिल बयाना सब जन मिठा, जहां मिठा आएगा तो मिठा से आपको याद रखना है विद्यापति। मिठा से आपको याद रखना है क्या? विद्यापति, है ना। इसमें बताएगा देसिल बयाना, है ना। क्यों? क्योंकि देसिल बयाना किसमें कहा गया? कीर्तिलता को कहा गया। देसिल बयाना में क्या होता है? देसी भाषा, घर की लैंग्वेज, घर की क्षेत्रीय भाषा। तो देसिल बयाना सब जन मिठा यानी जो देसी भाषा होती है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है, मातृ लैंग्वेज होती है, वो सबको बहुत पसंद होती है, सबको बहुत मजा आता है बोलने में, है ना। भोजपुरी जो जहाँ जो लोग बिहार में रहते हैं, आसपास क्षेत्र रहते हैं, उनको भोजपुरी बोलने में बहुत मजा आता है ना। लखनऊ वाले से हम लोग हैं तो अवधी बोलने में बहुत मजा आता है ना, जब घर की लैंग्वेज पूरी बोली जाती है। तो यही है देसिल बयाना। देसिल बयाना सब जन मिठा यानी क्या है कि जो देसी भाषा है वो सब लोगों को प्रिय होती है। ता तैसन जंपौ अवहट्टा, इसीलिए कहा है कि विद्यापति ने कहा है कि इसीलिए मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखता हूँ, अपनी जो मातृ लैंग्वेज में लिखता हूँ, ये हमको बहुत पसंद है। ये किसने कहा है? विद्यापति ने कहा है। तो यही इसमें कहा गया देसिल बयाना सब जन मिठा ता तैसन जंपौ अवहट्टा। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए जो मैथिली कौन सी भाषा में क्या क्या लिखा गया है ना। देखिए, जो पदावली है, पदावली की जो भाषा है, पदावली की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है।
ठीक है। कीर्तिलता की जो भाषा है वो अवहट्ट भाषा है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता जो लिखी गई अवहट्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैथिली वाला भी क्वेश्चन बनता है, तो ये ऊपर वाले दोनों तुमको याद रखना। और देखो शैव, सर्व, सुसार, है ना, प्राण भूत, पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दान वाक्यावली और गंगा वाक्यावली ये इंपॉर्टेंट है, ये संस्कृत के काव्य है। दान वाक्यावली, है ना, विभाग सार, गया पत्तालका, वर्णकृत, है ना, दुर्गा भक्त तरंगिणी, तो ये जो है ये सब क्या है, ये संस्कृत काव्य है, ठीक है। ये जितने भी हैं ये क्या है, तो ये है संस्कृत काव्य। यहां से यहां तक क्या हो गया, ये संस्कृत काव्य है। संस्कृत और मैथिली का जो मिक्स है वो है गोरक्ष विजय। गोरक्ष जो विजय है वो संस्कृत में भी लिखी गई और मैथिल भाषा में लिखी गई। विद्यापति को उपाधियां कौन कौन सी मिली हुई है, तो देखिए उपाधियां देख लीजिए, उपाधियां कौन कौन से मिली हुई हैं। एक एक चीजों को मैंने लिखा है कि कहीं से कहीं भी पॉइंट आपको छूट ना पाए, इसीलिए ये पीडीएफ बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, दिन रात मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा बस सहयोग कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, है ना। एक पॉइंट का मैं ये नहीं सोचता हूँ, हो सकता है गलती से कहीं बोलने पर गलत हो जाए, है ना, लेकिन जहां तक होता है तो मैं कभी भी गलत नहीं करता हूँ, जिससे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं आपका कहीं कोई गलत ना हो जाए कोई पॉइंट। तो बहुत ही सोच समझ करके अपने हाथ में वीडियो इसीलिए पीडीएफ बनाता हूँ। और अभी मैं स्मार्ट बोर्ड पर थोड़ा सही से नहीं वर्क कर पा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कहीं पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, वो समझ लेना आप लोग, ठीक है। और आप लोग सहयोग कीजिए और मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ, हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको सिलेक्शन दिलाऊं, ठीक है। तो विद्यापति को किसने क्या माना है ना, तो आप भी हमारे भाई समान हैं, जो सिस्टर हैं, है ना, जो लोग हमसे बड़े हैं भैया लोग, तो सब लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए, है ना, तो जिससे कि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार होगा, मैं और अच्छी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छी तरीके से आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे, जो आप कहोगे, उस हिसाब से मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा, ठीक है। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या बोला है, पंचानन बोला है। बच्चन सिंह ने जाति कवि बोला है और अवरूप का कवि बोला है। किसने बोला, बच्चन सिंह। डॉक्टर बाबू सक्सेना ने क्या बोला है, कुछ कवि बोला है। इन दोनों लोगों ने बोला, सक्सेना और हर प्रसाद शास्त्री ने कुछ कवि बोला है। अभिनव जयदेव महाराजा शिव सिंह ने बोला है ना। मैथिल कोकिल किसने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, मिथिला के मनीषियों ने मैथिल कोकिल बोला है। हर प्रसाद शास्त्री ने पंचदेवोपासक बोला है और दिल्लीपति ने दशावधान बोला है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि मैथिल कोकिल किसने बोला, तो मिथिला के मनीषियों ने बोला, सबसे ज्यादा ये आता है, ठीक है। और एक आएगा आचार्य हजारी प्रसाद जी के कथन यानी पंचानन किसने बोला, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, है ना, और ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे राउल बेल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कृति है राउल बेल, रोड़ा कवि। राउल बेल रोड़ा कवि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राउल बेल देखिए यहां पर से नहीं है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, आपको याद रखना है ना, जिसे नहीं है। राउल बेल किसने लिखी है, तो राउल बेल लिखी है रोड़ा कवि ने। अब यहां पर क्या पढ़ना है, देखिए मैंने जितने भी जो पद्य वाले थे ना, काव्य वाले थे, वो पढ़ लिया। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन जो गद्य साहित्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, गद्य साहित्य के बारे में, ठीक है। तो आदिकालीन गद्य साहित्य जो है उनके बारे में यहां हम पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम राउल बेल रोड़ा कवि को, है ना। तो राउल बेल सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, राउल बेल किसने लिखा, रोड़ा कवि ने लिखा। राउल बेल रोड़ा कवि द्वारा रचित एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। पहले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहला बहुत बार आता है, ठीक है। तो चंपू काव्य कौन सा है, वो है राउल बेल, है ना।
शिलालेख है, ये शिलालेख पर लिखा होने के कारण इसका मूल रूप आज भी सुरक्षित है। कहाँ पर लिखा गया है? शिलाओं पर लिखा गया, पत्थर पर लिखा गया है ना, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ज्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि राहुल क्या है, तो राहुल एक नायिका का नाम है ना। तो बेल क्या है, कुछ लोग ये क्वेश्चन आता है कि भैया इसमें बेल क्या है ना, तो वहां पर 4-5 ऑप्शन आएंगे कि उसमें कहा जाएगा कि ये एक नायक है, या इसमें से कोई नहीं, एक नायिका है, या फिर ये जो है एक विलन है, ऐसा करके कुछ आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो वहां पर आपको याद रखना कि बेल नायक नहीं है। राहुल तो नायिका है लेकिन बेल यहाँ पर नायक नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना कि बेल नायक नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि नक्सिक वर्णन पहले पद में किया गया है, ठीक है। नक्सिक वर्णन मैंने बताया था कि नाखून से लेकर के यानी सिर तक वर्णन ही नक्सिक वर्णन कहलाता है, शिखा तक, है ना। राहुल बेल की भाषा में 7 बोलियों का मिश्रण है, 7 नहीं, यहाँ पर 7 है, 7, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 7, आपको याद रखना ये है 7, ठीक है, ये 7 है। राहुल बेल की भाषा में 7 बोलियों का मिश्रण, जिसमें राजस्थानी भाषा की प्रधानता है। सबसे प्रधानता किसकी है? राजस्थानी भाषा की। राहुल बेल एक प्रेम काव्य है। राहुल बेल क्या है दोस्तों? तो एक प्रेम काव्य है, इसमें पूर्वी अपभ्रंश के अलावा अवधी और मराठी और पंजाबी का भी प्रयोग किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से अवधी भाषा का भी यूज किया गया इसमें, है ना, मराठी और पंजाबी का भी यूज किया गया राहुल बेल में। क्या है ये? एक प्रेम काव्य है, नक्सिक वर्णन है, राहुल इसमें नायिका है, शिलालेख लिखा गया, शिला पर लिखा गया है ना, इसको लिखा है रोड़ा कवि ने। ये चंपू काव्य है, गद्य मिश्रित काव्य है, यानी सारे क्वेश्चन यहां से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, सब चीजों को मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये किसने लिखा? ये किसने लिखा? तो ये लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, लिखा है 12वीं सदी में लिखा गया है, ये दामोदर शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? दामोदर शर्मा जी के द्वारा, ठीक है। दामोदर शर्मा कहाँ रहते थे, है ना, तो ये नरेश गोविंद चंद के सभा पंडित थे, ठीक है, ये भी पता हो गया। चलो, यह एक व्याकरण ग्रंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये एक व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है ना। संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है ना। यह 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण रखा गया है। क्लियर हो रही सभी चीजें? उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा प्राचीन कालीन कोसली या पूर्वी हिंदी है। क्या है भाषा? भाषा है कोसली या फिर पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसके बारे में समझ में आया? किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने लिखा उक्त व्यक्ति प्रकरण। समझ में आया? 5 ये खंडों में विभक्त है, प्रकरणों में विभक्त है, या एक व्याकरण रचना है, ठीक है। नरेश गोविंद की चंद्र के सभा पंडित थे। और देखो यहाँ पर आदिकाल कालीन अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, है ना। आदिकालीन अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? अभिवर्ण रत्नाकर के बारे में पढ़ेंगे, बस उसके बाद में ये हो जाएगा आपका। आदिकालीन प्रमुख रचनाएं और कौन कौन सी हैं, देखिए। भाषा सर्वेक्षण ये लिखा है, ये रचनाकार कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन महोदय जी ने लिखा है भाषा सर्वेक्षण, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। पाहुड़ दोहा कोश, पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? ये बहुत आता है, बहुत आता है, ये राम सिंह ने लिखा पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा कोश याद रखना, आपको कभी नहीं भूलना, 2 तो बिल्कुल नहीं भूलने। एक तो रोड़ा कवि ने क्या लिखा है? राहुल बेल लिखा, एक ये वाला राम सिंह ने। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा, ये भूलना नहीं है आपको। प्राकृत पैगलम किसने लिखा है? लक्ष्मीधर ने लिखा है। रणमल छंद किसने लिखा है? श्रीधर ने लिखा है। गाथा सप्तशती किसने लिखा है? हाल ने लिखा है। करकंड चरित किसने लिखा है ना, कनकारमन मुनि ने लिखा है। हरिचरित किसने लिखा है? लाल चंद दास ने लिखा है, लालच दास, है ना। पद्मिनी चरित किसने लिखा है? लालचंद ने लिखा है। प्राकृत प्रकाश किसने लिखा है? वररुचि ने लिखा है। कर्पूर मंजरी, है ना, कर्पूर मंजरी ये तो इंपॉर्टेंट है, ये राजशेखर ने लिखा है। हिदायतनामा किसने लिखा? ख्वाजा बंदा निवाज ने लिखा है। आदि पुराण किसने लिखा है? पहले ही पढ़ चुके हैं, पुष्पदंत ने लिखा है। उत्तर पुराण भी पुष्पदंत ने लिखा है। पुराण जहां पर आएगा आपको पुष्पदंत नाम याद रखना है ना।
शंकराचार्य पद्धति शंकरधर ने लिखा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है, ठीक है। और इस वीडियो को भी आपको एक बार नहीं देखना है, 2 बार देखना है। और पहले चाहो तो इसके कुछ जो पॉइंट हैं वो अपनी आप नोटबुक में नोट कर सकते हो, और वीडियो को 2 बार देखना। जब 2 बार देखोगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद जब अभी हम 1 लाइनर लेकर आएंगे, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा जब 1 लाइनर आप पढ़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आपके एलटी गेट, टीजीटी, पीजीटी है ना, नेट जेआरएफ में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को हम उसमें समावेश करेंगे और वहीं से क्वेश्चन बनने भी हैं। इसके बाद जो आएगा वो आएगा एमसीक्यू टाइप, है ना। ये कल तक ही सारी वीडियो मिल जाएंगी और ये आपका हो जाएगा आदिकाल पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, अगर उनको सही तैयारी करनी है तो पहला वीडियो सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हुए सीरियल वाइज चले आइए। अगर आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है, यानी प्राचीन कालीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री, प्लेलिस्ट में जाइए। एंशिएंट हिस्ट्री की सारी वीडियो टॉपिक वाइज पढ़ी हुई है। मेडिकल हिस्ट्री पूरी टॉपिक वाइज पढ़ी हुई है ना। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण रत्नाकर वर्ण रत्नाकर जो है वो लिखी गई है ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिरेश्वर ठाकुर, याद रखना, ठीक है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना जो है वो 14वीं शताब्दी में लिखी गई है, और ये जो लिखी गई है वो मैथिली हिंदी ग्रंथ है। कौन सा है? मैथिली हिंदी ग्रंथ है। इसका संपादन किसने किया है? तो संपादन किया है सुनीत कुमार चटर्जी ने, ठीक है, इसका संपादन करवाया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। ज्यादा क्या पूछा जाता है? तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि वर्ण रत्नाकर किसने लिखा। तो आपका आंसर होगा ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने। रत्न किसके पास सबसे ज्यादा होते हैं, है ना? वर्ण रत्नाकर, रत्न किसके पास सबसे ज्यादा होते हैं? तो ठाकुर जी के पास में सबसे ज्यादा होते हैं ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। कुबलय माला कथा किसने लिखा है? उद्योतन सूरी ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है ना। और आदिकाल का ये लास्ट है। समय क्या है माना जाता है? माना जाता है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में ये रचना लिखी गई है। आचार्य, है ना, बताया गया कि जो जैन श्वेतांबर परंपरा के आचार्य थे, कौन? उद्योतन सूरी जी। इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था जिनभद्र गणि या विरहंका। विरहंका जो थे ये इनके गुरु जी थे। लेखन भाषा की बात की जाए तो क्योंकि ये श्वेतांबर है ना, तो यहां पर ये प्राकृत भाषा का अधिकतर ये यूज इन्होंने किया है। कुबलय माला इसकी जो इसका जो रचना काल है वो 778 ईस्वी के आसपास ये इसका जो रचना काल माना जाता है। रचना स्थल जो है इसका वो ग्रंथ जालौर, यानी जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, वहां इसको लिखा गया है। यह ग्रंथ प्राकृत यानी विशेषकर महाराष्ट्री और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। विषय वस्तु की बात की जाए, क्या इसमें दिया गया है? तो यह एक कथा कोश है। पहली चीज, कथा कोश है जिसमें कुबलय माला, एक नायक राजकुमारी और चंद्रपीड़ यानी कुबलय चंद नामक राजकुमार की कहानी है ना। तो कुबलय माला नायिका है इसमें। कुबलय माला क्या है? नामक राजकुमारी है। कुबलय माला क्या है? इसमें एक नायिका है, राजकुमारी है। और चंद्रपीड़ा यानी जो कुबलय चंद है ना, ये क्या है? ये राजकुमार है। इनकी कहानी यहाँ पर बताई गई कुबलय माला में, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। कुबलय माला किसने लिखा है? उद्योतन सूरी ने लिखा। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, है ना, इनको हम पहले ही पढ़ चुके, इससे पहले वाले में भी पढ़ चुके, वही चीज यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से मुझे एनर्जी मिलती है, मैं और अच्छी तरीके से वर्क कर पाता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। तो अब हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी से, अभी जो बच्चों का LT ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, तब तक मैं लगभग ये हिंदी साहित्य तो खत्म ही कर दूं, है ना। तब तक के लिए जो व्याकरण वाला पार्ट है आप कहीं से देख सकते हैं, दूसरे यूट्यूब चैनल से, है ना, वो भी मैं लाऊंगा, लेकिन हो सकता है उसमें समय लगे। पहले हम यहाँ से सोच रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलें, है ना।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, फिर से कह रहे हैं कि दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ। कुछ जो पीडीएफ्स हैं, वो मैं चाह रहा हूँ आपके घर तक भी पहुँच जाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीज़ें सोच कर रखा हूँ। ये हो तो होगा कि नहीं होगा, ये तो देखा जाएगा, लेकिन यही है कि आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए। अगर कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप बताइए, जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो आपको मिलेगी, कमेंट के माध्यम से बताएँगे, तो उसका उसका हम लोग निराकरण करेंगे बैठ कर के, है ना? और एक वीडियो हम लेकर आएँगे कि कैसे आप लोग तैयारी करें, है ना? तैयारी आखिर कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे याद रखना है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।